Hello, students. Welcome back to Aristotle classes. In today's session, we are going to understand what is democracy. Democracy in Hindi known as लोकतंत्र. So, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का गुड गवर्नेंस से क्या कनेक्शन. सो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में सिर्फ लोकतंत्र को समझें. लोकतंत्र और गुड गवर्नेंस का जो प्रॉपर कनेक्शन है हम ट्राई करेंगे अगली क्लास में समझने का. सो इट विल कीप यू लेस बर्डनड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेसी. दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी. अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, क्यों ज़रूरी है ये पढ़ना डेमोक्रेसी क्या होती है. बिकॉज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इज़ अ लिबरल वर्ल्ड. ठीक है, लिबरल वर्ल्ड में यू हैव गॉट राइट्स एंड यू हैव गॉट ड्यूटीज. ह्यूमन बीइंग्स आर so much powerful than ever in today's era. So they have to exercise their rights and duties both. So they are empowered with the tool, the machine of democracy to manage their own affairs. So democracy बहुत ज़रूरी है. D for democracy, D for development, for our development. ठीक है, तो शुरू करते, धीरे धीरे समझ में आएगा. हम डिटेल वे में समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर क्या होता है डेमोक्रेसी, आखिर होती क्या है एकदम बेसिक से. चलो, सो एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मतलब है, जिसका क्या तोड़ेंगे उसको हम तो कैसे बनेगा वो डेमोस प्लस क्रेटोस. ठीक है, डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मतलब पावर और रूल. सो वी कैन कंक्लूड दैट पावर with people is what डेमोक्रेसी. सही है, कोई इशू. शाब्दिक अर्थ पर अगर हम जाए डेमोक्रेसी के या लोकतंत्र के भी, तो लोक तंत्र वह सिस्टम, द सिस्टम विच इज रन बाय पीपल इज लोकतंत्र. ठीक है, गुड इनफ है, ये तो सबको पता ही होता है. इसमें कैच क्या है, कोई कैच नहीं है इसमें, कैच अभी बाद में आएगा. मेरा ये क्वेश्चन है सिंपल सा कि ये तो हमने समझ लिया क्या व्हाट डेमोक्रेसी क्या होती है, ये हमने समझ लिया. ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे आई ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. वो समझे बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों इतनी एम्पावरिंग है ह्यूमंस के लिए. हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन चीज़ों को जिनकी हमें हिस्ट्री नहीं पता होती. सो जो डेमोक्रेसी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है, हाउ स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हाउ डेमोक्रेसी स्टार्टेड. तो देखो, एक बात समझो कि अर्ली एज में क्या था कि सब ऐसे अलग अलग रहते थे जंगलों में. ठीक है, कोई किसी को भी मार देता था. लोगों में यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी, कोई लॉज नहीं थे, कुछ नहीं था. ठीक है, सो देर वॉज नो सोसाइटी. ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोग आपस में एकजुट होकर बाकियों को मारने लगे. सो दिस वॉज नॉट राइट, है ना. ये इस प्रिंसिपल पे चलते थे, माइट इज राइट के. सो जब ये राइट नहीं है तो राइट क्या होगा. तो राइट उस समय पे लोगों को सही लगा कि उन्होंने ये आपस में एकजुट हुए क्या, सोसाइटी, और इन्होंने एक सुप्रीम अथॉरिटी फॉर्म की विच इज़ स्टेट. ठीक है, और इसको अपने सारे राइट्स दे दिए.
किसी को मारने के, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के सारे राइट्स देती है। और बदले में स्टेट इनको क्या देगा? ऑब्वियसली सिक्योरिटी, कि आप मरोगे नहीं। देखो, जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। लाइफ का जो हर फॉर्म है ना, लाइफ का हर फॉर्म मतलब कीड़े मकोड़े, इंसान, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, डायनासोर, ठीक है, और इवन वायरसेस, वो जिंदा रहना चाहते हैं, ठीक है, सर्वाइवल। सो जब हमने अपने सारे राइट्स, या उन इंसानों ने अपने सारे राइट्स स्टेट को दे दिए, विच इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी, तो बदले में स्टेट ने उनको क्या दिया? सिक्योरिटी दी, ठीक है। सो इनिशियली क्या था कि आपका एक लीडर होगा इस स्ट्रक्चर का, स्टेट का। धीरे से वो जो लीडर है वो किंग बन गया, किंग बना। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तीन लोग थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीन फिलोसोफर्स थे। उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था, सोसाइटी ने अपने राइट्स दिए स्टेट को, स्टेट ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और स्टेट बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, ठीक है। इमेजिन करके देखो कि अगर इंडिया ना हो, इंडियन गवर्नमेंट ना हो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ठीक है, सो क्या हम उस तरीके से अपनी लाइफ जी पाएंगे जैसे हम जी रहे हैं? या आसपास की कंट्रीज देखो जहाँ पे इंडियन स्टेट जितना, इंडियन गवर्नमेंट जितना, जितनी बार्गेनिंग कैपेसिटी, उतनी पावर नहीं है, क्या वो लोग जी पा रहे हैं? नहीं। बाहर के लोग आके वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। सो ये चीज़ है। सो वापस पुराने टाइम में चलो, कि ये क्रिएट हुआ। तो इनिशियली क्या हुआ, एंशियंट टाइम में किंग था। किंग यूज टू रूल, ठीक है, ही यूज टू ट्रीट सिटीजन्स एज चिल्ड्रन, एंड ही यूज टू ट्रीट हिमसेल्फ एज फादर। सो फादर जैसे अपने बच्चों की देखभाल, रक्षा करते हैं, वो करता था किंग इनिशियली। सो पावर वॉज विथ किंग। धीरे से क्या हुआ कि रिलीजन का विकास हुआ, रिलीजन इवॉल्व विथ टाइम एंड गॉट so powerful that the religion in the medieval era replaced the power which was having with king। यहाँ पर चर्च का शासन होने लगा, यहाँ पर जो इस्लामिक रूल है वो बढ़ने लगा, ठीक है। अब किंग के एफिलिएशंस होते थे रिलीजन के साथ। किंग को रिलीजन से क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए। वो चाहेगा कि रिलीजन, जो भी प्रेवलेंट रिलीजन है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें उसको समझा जाए, उसका उसी का उसको समझा जाए, वो उसी से अलाइंड हो, ठीक है। रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक छोटी सी बात अगर मैं पूछूं कि भाई रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई? देखो, हमारे पास क्या है? दिमाग, ब्रेन। मतलब सबके पास नहीं होता, कुछ के पास है, और सबके पास होता है, वैसे सब यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें क्या उठते हैं? क्वेश्चन, ठीक है, कि हम कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, हमको किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, ईच एंड एवरीथिंग। इन क्वेश्चंस के साथ हम जी नहीं सकते। तो इन क्वेश्चंस के आंसर अगर कोई दे दे तो हम जी पाएंगे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर रिलीजन देता है, और जब ये क्वेश्चंस के आंसर रिलीजन देता है तो रिलीजन हमारी वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो बिना रिलीजन के हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। बिना रिलीजन के हमारी लाइफ कैसी होगी, कैसे बताऊं? नहीं बता सकता मैं। मतलब विदाउट रिलीजन हम वापस उसी फेज में चले जाएंगे जहाँ निएंडरथल्स वगैरह रहते थे। देयर वॉज नो एथिक्स, नो मोरालिटी, नो रूल्स, नथिंग, ठीक है। ऐसे जैसे ट्राइब्स के एग्जांपल देखो, जो इतनी भी ट्राइब्स है दुनिया में, उनके भी नियम होते हैं, ठीक है, उनके भी गॉड्स, उनके भी डीटीज, उनके भी रिलीजन होते हैं, काइंड ऑफ। तो रिलीजन का मतलब सिर्फ सिस्टमेटिक रिलीजन से नहीं है। मेरा जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जुडाइज़्म, ये स्ट्रक्चर्ड रिलीजन है, ठीक है।
प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा भी रिलीजन होते हैं, ठीक है। ट्राइबल लोग, उनके रिलीजन का फॉर्म डिफरेंट है ना, बट वे ऑफ लाइफ तो है ही, हमेशा रिलीजन वे ऑफ लाइफ रहेगा। सो रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिटरमाइंस योर लाइफ, दैट्स वाई रिलीजन गॉट पावर। तो रिलीजन गॉट पावर, तो ऐसा कहने लगे कि जब रिलीजन पावर में आया और रिलीजन में जब गलत लोग सिर्फ पावर कैप्चर करने के लिए रिलीजन में टॉप पोजीशन पे गए, तो ये करप्ट हो गया। क्या करप्ट हो गया? पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, ठीक है। देखो ऐसा है कि कोई सिस्टम खराब नहीं होता, ठीक है। किंग वाला सिस्टम भी बहुत खराब नहीं था, लेकिन जब तक के जो किंग है, ही शुड बी अबाइड बाय हिज ड्यूटीज, जिसको कौटिल्य ने कहा है धर्मा, है ना। पढ़े अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि किंग इज सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। किंग इज स्टेट एक्चुअली, बट ही शुड बी अबाइड बाय राज धर्मा, ठीक है। ही इज नॉट अबव धर्मा। तो वैसे ही रिलीजन क्या है? रिलीजन वे ऑफ लाइफ है, बट रिलीजन शुड बी ethical, it should be empowering, it should not be what? oppressing. सो रिलीजन ऑप्रेसिंग होने लगा एक टाइम पे आके मिडिवल एरा में। मिडिवल एरा को पता है, डी से मिडिवल, डी से डार्क एरा बोलते हैं, है ना। सो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको देखने को मिलता है रेनेसां, ठीक है। कब? 15th सेंचुरी के बाद से। 15th सेंचुरी के बाद से जब रेनेसां हुआ, तो यहाँ पर क्या शुरू में क्या हुआ पता है? शुरू में ये हुआ कि सबसे पहले तो ये बोलते थे कि ये जो अर्थ है हमारी, ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और इसके आसपास सारा यूनिवर्स घूमता है, सन इसके आसपास घूमते, सितारे इसके आसपास घूमते हैं, ऐसा मानते थे। लेकिन जब गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने ये सब देखा कि कह रहे भाई ऐसा नहीं है, अर्थ नहीं है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। उन्होंने थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिक की कि भाई सन है, अर्थ सन के आसपास घूमती है, सन अर्थ के आसपास नहीं घूमता। लेकिन सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा था? ये तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फॉलिबल हुए ना। अब जो नहीं मानेगा वो तो नहीं मानेगा, लेकिन जिसको दिखाई दे रहा है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना के दिखाया कि देखो वो जा रहा है, कौन? जुपिटर। ये जुपिटर भी घूम रहा है सन के आसपास और हम भी घूम रहे हैं सन के आसपास और मून हमारे आसपास घूम रहा है, ठीक है। सो जब ये सारी चीज़ें हुई, तब कुछ लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की आंखें खुली और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। और क्वेश्चन करते ही हम वापस, हमने एक ऐसा अनलॉक कर लिया माइंड में हमारे सेगमेंट, जहाँ से हम सोचना शुरू कर दिए, ठीक है। दैट स्पेस इज रैशनल स्पेस, वी गॉट रीज़न, ठीक है। वी गॉट रीज़न। अच्छा, रेनेसां क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले भी हो चुका है 6th सेंचुरी BC में, वेस्ट में और ईस्ट में, दोनों जगह रेनेसां पहले हो चुका है। वेस्ट में हुआ था, सोक्रेटिस आया था और स्टोइक फिलोसोफर्स आए थे। ईस्ट में बुद्धा आया था, बुद्धा आए थे, कन्फ्यूशियस आए थे, ठीक है। तो पहले हो चुका था, इसलिए पुनर्जागरण बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि पहले हो चुका है। बट वो फिर रिलीजन के और किंग्स के डोमिनेंस के बाद, इनके डोमिनेंस के बाद ख़त्म हो गया, बट वापस हुआ, पुनर्जागरण हुआ। सो अब जो हुआ, अब ये इरिवर्सिबल इफेक्ट के साथ हुआ। रीज़न ने डोमिनेट किया सबको और इन्होंने इस्टेब्लिश की सुप्रीमेसी, किसकी? इंडिविजुअल्स की। कांट ने कहा था कि मैन शुड बी द एंड नॉट द मीन्स। और वाई? बिकॉज मैन आर कैपेबल इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस, है ना। आदमी अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, हाँ, जब बच्चा होता है तब नहीं ले सकता, लेकिन जब समझदार हो जाता है तो ले सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब रीज़न आया इंसान में, इंसान ने समझना शुरू किया कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो जो इंसान यूनिवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, वो खुद के डे टू डे अफेयर्स को सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता है ना। सो दैट्स वाई, सो ये नोशन आया कि सो पीपल आर कैपेबल इनफ टू मैनेज सोशल अफेयर्स। हर तरह के डिसीजंस हम ले सकते हैं, हम अपनी गवर्नेंस खुद कर सकते हैं, हमको किसी किंग की या रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सो रेनेसा ने इंडिविजुअल्स की सिग्निफिकेंस स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। सो इसलिए just because this कि individuals are capable enough to make their own decisions and implement them, that's why they can be the power, they can be the power, they can have the power to manage the state. अब स्टेट में कौन है, ये स्टेट था ना, अब स्टेट में पावर कौन होल्ड कर रहा है, ये पीपल। वापस पावर का सेंटर पीपल पे चला गया। एक और ज़रूरी बात कि भाई रीज़न कहाँ से आता है हमारे अंदर, रीज़न की बात कर रहे हो, हमारे अंदर रीज़न है, कहाँ से आता है। सो ये हमारे अंदर रहता है हमेशा। इवोल्यूशन की इतने सालों की प्रक्रिया में हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गए। अगर आप लाइफ में 20-30 साल जी लिए हो, अभी जितने भी साल के आप हो, आप ये लेक्चर सेशन देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जी लिया है, वो भी इतने टर्बुलेंस में। गाड़ी चला रहे हो, इतनी हाई स्पीडिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे, पता था कि मर सकते थे, नहीं मरे ना, बच गए ना। यही रीज़न है भाई। और ऐसे ही हम डिसीज़न लेंगे अपने सोशल अफेयर्स को मैनेज करने में कि हम चाइना के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि चाइना हमको एक्सप्लॉइट करेगा। हम किस साथ मिलेंगे, इंडिया। इंडिया विल अलाइन विद जर्मनी, ठीक है। जर्मनी इज टेक ओरिएंटेड, हम जापान के साथ डील करेंगे। हमारी मेट्रो किसने बनाई, दिल्ली मेट्रो, पूरे भारत में जापान ने बनाई। हम यूएसएसआर के साथ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यूएसएसआर जिस तरीके से चाइना एक्सप्लॉइट करता है वैसे नहीं करता, ठीक है। तो ये रीज़न है ना। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पूरा रैशनल फॉरेन पॉलिसी है, एटलीस्ट अभी। पहले तो थोड़ी आइडियलिस्टिक थी, अब प्रैग्मेटिक हो गई है। और आइडियलिज्म भी गलत नहीं है, दैट शोज द हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट। सो ये चीज़ है। आया समझ में, आया, क्या पता। सो मैं समझाना चाह रहा था कि शुरू कैसे होगा, ओरिजिन आ गया समझ में। तो पहले लोग थे, वो एक दूसरे को मारते काटते थे, तो उन्होंने स्टेट बनाया। अब स्टेट बोलेगा कि अब हम सबको मारेंगे काटे, मतलब हम किसी को ऐसा करने नहीं देंगे, आप हमारे राइट्स हमको, आप अपने राइट्स हमको दे दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो फिर अपनी सारी पावर किसके पास आ गई, स्टेट के पास। स्टेट में पहले किंग हुए, पावर का सेंटर, फिर रिलीजन हुआ, ठीक है। मॉडर्न एरा में जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो पावर का सेंटर कौन है, पीपल है। पीपल क्यों है, क्यों, क्योंकि रेनेसा हुआ। रेनेसा में 15th सेंचुरी में उन्होंने बोला क्या कि मैन इज कैपेबल इनफ टू टेक हिज ओन डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव पावर टू, we have to give power to whom, people. And giving power to people is but nothing but nothing but democracy। यही है डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पावर टू पीपल। समझे, किस किस चीज़ में पावर चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पावर चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने में पावर चाहिए। किस चीज़, किस लिए, क्यों करना है ये सब, रिसोर्सेज मैनेज करना है। क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना, ये किस चीज़ का है, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं हमारे। हमको सबको हैप्पी रहना है, ठीक है। हैप्पी रहना है तो हमको अपने रिसोर्सेज मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज मैनेज करना पड़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के लिए भी और हैप्पीनेस के लिए भी, है ना। डेवलपमेंट होगा तो हैप्पीनेस आएगी ही। तो अपने रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए, ठीक है। और डाइवर्सिटी को कैटर करना पड़ेगा हमको, हमको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। इंक्लूसिव हम तभी ही हो सकते हैं जब पीपल के पास पावर रहेंगी। एक सिंगल इंसान के पास पावर है तो वो इतना ब्रॉड इंक्लूसिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल लोग जुड़ते हैं तो हमको पता होता है कि देखो, इंसान एसेंशियली बुरा नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो हम समझते हैं कि चल भाई अगले की मजबूरियाँ हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी रख लेते हैं साथ में। होता है ना ऐसा, हम हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हमारे साथ रहने लायक नहीं है लेकिन रखे हुए हैं, रखना पड़ता है। ऐसे ही हम भी किसी के ऐसे दोस्त हैं जो हम उनके साथ रहने लायक नहीं है लेकिन वो हमको रखे हुए हैं। तो यही डाइवर्सिटी है बेटा, ठीक है। तो इसी को हमको समझना है। तो यही डेमोक्रेसी है, पीपल के पास पावर होना, उसका पार्टिसिपेशन होना, काय में, किस में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है।
ताकि मैनेज रिसोर्स कर पाए, है ना, डेवलपमेंट हो पाए और लोग अल्टीमेटली हैप्पी रहे। शुरुआत यहाँ से हुई थी, पता है, पॉलिटिकल साइंस की। सोक्रेटिस ने पूछा था कि क्या व्हाट इज हैप्पीनेस। बस यहीं से शुरुआत हुई थी। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अब तुम पढ़ते नहीं हो तो अब क्या करें। देखो डेमोक्रेसी ना, हम पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग, 10 हो गए क्या, 4, एक और ले लो, 10 हो गए। सो ये लोग आपस में ही, ये इंसान सफाई का काम देख रहा है, ये इंसान खाना बनाने का काम देख रहा है, ये 2 लोग खाना बनाने का काम देख रहे हैं, ठीक है, 2 लोग सफाई का काम देख रहे हैं, ठीक है, 2 लोग मार्केट से सामान लाने का काम देख रहे हैं, और क्या बच गया काम, 2 लोग, एक इंसान मनोरंजन का काम देख रहा है कि क्या देखेंगे हम लोग, क्या कंज्यूम करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, 2 लोग एजुकेशन का काम देख रहे हैं, और बाकी बचे हुए और भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, इनके बीच में ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 लोग मिल के आपस में सारे अफेयर्स डिसाइड कर ले रहे हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे कि एक ही एग्जांपल सबको पता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, छोटी सी जगह है, सब लोग अपने अपने जो अफेयर्स है वो काम खुद कर लेते हैं, ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ हम पॉपुलेशन में इतने से नहीं हैं, हम पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट तो नहीं बोलूँगा बट बहुत सारे हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आते हैं किस पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे। क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? इतने लोग मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, इतने लोग मिलके एक चुन लेंगे, इतने लोग मिलके एक चुन लेंगे, ऐसे। अब ये जो लोग हो गए कम, ये लोग आपस में मिलके स्टेट्स के अफेयर डिसाइड करेंगे, समझे? तो ये हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना, ठीक है। ऐसे ही लिबरल डेमोक्रेसी होती है, वी आर लिविंग इन लिबरल वर्ल्ड, लिबरल वर्ल्ड, ठीक है। तो लिबरल वर्ल्ड में वी यू हैव गिवन सम राइट्स, यू हैव गिवन सम फ्रीडम, सो उसके हिसाब से डेमोक्रेसी एडजस्ट हो। ऐसा ना हो कि रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके ऐसे ऑपरेसिव लॉ बना दिए कि लिबरलिज्म ही ख़त्म हो गया, ठीक है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेलिब्रेशन मतलब सोच विचार, गहन सोच, वैसा होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है डेमोक्रेसी के, ये हम, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये एक ही जगह पे है तो उसको मतलब नहीं है पढ़ने का, सब जगह लिबरल डेलिब्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है दुनिया में, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा, पढ़ लिया तो बता दूंगा, कोशिश तो करूँगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन, अरे थोड़ा इसको देखो अपने हिसाब से, इसको पॉज करो और ये पढ़ो थोड़ा सा, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर। अब ये भी मैं अगर तुमको समझाऊँ कि अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था और ये स्कम्पेटर ने क्या बोला था, रॉबर्ट डाल ने, रॉबर्ट डाल पता है, मैं ये बता सकता हूँ कि रॉबर्ट डाल जो अभी करंट, मतलब सबसे मॉडर्न, सबसे नए और सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर है, हु हु सपोर्ट्स डेमोक्रेसी लाइक नेवर बिफोर। डेमोक्रेसी के लिए आपको 3 ऑथर्स पढ़ना चाहिए। पहला रॉबर्ट डाल, ठीक है, दूसरे हमारे इंडिया के अमर्त्य सेन, ठीक है, और तीसरे फरीद ज़कारिया, ठीक है। रॉबर्ट डाल फर्स्ट, अमर्त्य सेन सेकंड, फरीद ज़कारिया थर्ड। इनके इम्पोर्टेंट है व्यूज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, और किस कॉन्टेक्स्ट में, टू अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अमर सेन क्या कहते हैं, अमर सेन कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेवलपमेंट क्या है। डेमोक्रेसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, क्या है वो बोलते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है। अमर सेन, इसको अच्छा, इसको ABCD समझो, ठीक है। अमर्त्य सेन बोलते हैं, ए फॉर अमर्त्य सेन बोलते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग या बिल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, इज द डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी। समझ रहे हो, अमर सिंह का कहना है कि बिल्डिंग कैपेसिटी इज डेवलपमेंट, ये ABCD मॉडल ऐसे याद रखने के लिए समझ लो अमर सेन का। वो बोलते हैं कि आप लोगों में कैपेसिटी बिल्ड करो, उनको एजुकेट करो, उनको स्किल दो, तब जाके वो
डेमोक्रेसी का पार्ट बनेंगे, वो इकोनॉमिकली बेटर बनेंगे और वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे डेवलपमेंट के, उसमें डेवलपमेंट के एक साइकिल में। ठीक है। अब ऐसे ही फरीद ज़कारिया भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, रॉबर्ट डाहल कुछ बोलते हैं, पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, सब स्पून फीडिंग नहीं कराने वाला मैं यहाँ पे। फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? फीचर्स क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट पे आनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट्स वर्क्स विद इन द लॉ, एवरीथिंग, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, कोई भी गलती करेगा उसको सज़ा मिलेंगी, कोई अबव लॉ नहीं है। सो रूल ऑफ लॉ इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज पार्टिसिपेशन। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टिसिपेशन। आप वोट करो, ठीक है, आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखो, सिविल सोसाइटी जो है हम चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे। आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, सोशल मीडिया की यूज़ करते हैं अभी हम। अभी एक तो ट्रेंड चल रहा था ज़ीरो सिविक सेंस का। ठीक है, एक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना ख़राब है। ठीक है, एक था मतलब अब बाहर जाए तो नेपाल में जो जेंजी रिवॉल्यूशन हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, काइंड ऑफ ये चीज़ें मीडिया से हुई, ये पार्टिसिपेशन का ही पार्ट है। सो इस तरीके से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिविल सोसाइटी को, जब तक के सिविल सोसाइटी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये सब नहीं मिलेगा, आर्टिकल 19 वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो कैसे कर पाऊंगे? सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर सॉवरेंटी होनी चाहिए। पॉपुलर सॉवरेंटी मतलब, पॉपुलर का मतलब लोग, सॉवरेंटी मतलब नो एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर अस। सो अल्टीमेट पावर किसके पास होंगी? पीपल में। जब किसी का बाहर का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर पीपल ही एम्पावर्ड होंगे हर चीज़ के लिए, है कि नहीं? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस रेगुलर, कम्पिटिटिव, फ्री, फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ताकि अपनी मेरिट पे और राइट लोग, राइट कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स पावर में आ सके। हमने देखा ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ सब जगह, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव और डेलिबरेटिव, और कैसी? रिप्रेजेंटेटिव, डेलिबरेटिव, चलो छोड़ो यार, इतने तो दो याद रखो। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो हमारे जो लीडर्स होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, दे मस्ट बी meritorious and their intentions must be right. So we have to conduct this। ठीक है, there must be political equality, must। नहीं होगा ना तो आप डाइवर्सिटी को केटर नहीं कर पाओगे, आप माइनॉरिटीज़ को दबा दोगे। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बिना सही से रूल नहीं कर सकती, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। सो ये डेमोक्रेसी है, ये फीचर्स है। पता है ये फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पूरी दुनिया चल रही है इस पे, पूरी दुनिया इन प्रिंसिपल्स पे चल रही है। इट्स नॉट अ जोक। इतनी बड़ी दुनिया इन 5-6 प्रिंसिपल्स पे शांतिपूर्ण तरीके से चल रही। कितनी शांति, कितनी नहीं, ठीक है, वो सोचने का विषय है, लेकिन आज तक सबसे ज़्यादा शांति में जी रहे हैं। सो समझो, थोड़ा सा मामले की गंभीरता को समझो, इसको रोको, और सारे फीचर्स भी क्या है डेमोक्रेसी के वो भी सोचो। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी? ठीक है, जो फीचर्स में हम समझा उसी का हम आगे बढ़ाएंगे कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए। ठीक है, पावर कंसंट्रेट नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि पावर किसके पास होती है? पीपल के पास। तो और इलेक्शंस होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो पावर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट अलाउ करती है ये। ठीक है, इसके पहले चेंज ऑफ गवर्नमेंट क्या होता था? वॉयलेंट। क्यों? क्योंकि पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता पावर। तो उसके पहले कोई चाहता ही नहीं था, अपने पिता को नहीं छोड़ते थे, अपने भाइयों को नहीं छोड़ते थे, ठीक है, पावर के लिए। बट इसने बोला कि भाई इलेक्शन में खड़े हो जाओ, देख लो जीत जाओगे, मेजोरिटी मिल जाएंगी तो ठीक है, मारने की ज़रूरत क्या है एक दूसरे को। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम आज मेजॉरिटी है कहीं पे, हम कल कहीं माइनॉरिटी हो सकते हैं। मान लो आप यूएसए गए, आप वहाँ पे माइनॉरिटी हो, चाहे आप
हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो वहाँ पे अगर आपको अपने राइट्स नहीं मिलेंगे, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखो कि माइनॉरिटी राइट्स कैटर करता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, सबसे इम्पोर्टेंट किसकी, पीपल की भी और गवर्नमेंट की भी। सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज असेंशियल, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट असेंशियल। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है गवर्नमेंट्स के डेमोक्रेसी के, कि भाई कुछ तो चीज़ें होंगी ना जो नेगेटिव जा रही होंगी। डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो है, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होने देता नहीं है, तो फिर डिसीजन लेने में टाइम लगता है। दूसरी बात, जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें लोग पैसे और पावर के दम पर थोड़ा ज़्यादा जीतते हैं, है ना, ये तो हम देखने को मिलता ही है ना। जितने भी हम फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात करें, हमें पता है उसकी रियलिटी क्या है क्या नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में हमको पता है। ठीक है, एजुकेशन लेवल कम होता है यार लोगों में, इतने मास लेवल पे तो लोगों को एजुकेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल कोशिश तो कर रहे हैं हम, बट जहाँ का वोटर एजुकेटेड होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, और मेजॉरिटी डोमिनेट करती है, कितना भी हम कह लें माइनॉरिटी राइट्स, पर मेजॉरिटी डोमिनेट करती है, उनकी पॉलिसीज़ माइनॉरिटी के अलाइंड नहीं भी हो सकती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, मतलब ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है। क्या होती है लिबरल डेमोक्रेसी, अभी हमने पढ़ा था उदारवादी लोकतंत्र। क्या होता है उदारवादी लोकतंत्र, इज अ सिस्टम वेयर मेजॉरिटी रूल ऑपरेट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। हमारे जो लिबरल प्रिंसिपल है उसके साथ हम डेमोक्रेटिक टूल्स लगाए, यही है लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन हम जो अभी तक के डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, प्योर डेमोक्रेसी, उससे ये कैसे अलग है। ठीक है, तो जो हमारी प्योर डेमोक्रेसी है, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, वो उसमें जो मेजोरिटी की पावर होती है वो एब्सोल्यूट होती है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होती है, वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। माइनॉरिटी राइट्स क्या प्रोटेक्टेड होते हैं प्योर डेमोक्रेसी में, पता नहीं, इसमें यह क्लेम करते हैं कि होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसीज में वीक होता है, या कहीं कहीं होता ही नहीं है, इसमें स्ट्रांग होता है। जुडिशरी वीक होती है, इसमें इंडिपेंडेंट होती है। सो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बेहतर हैं, लिबर्टी के बिना डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। सो बट इसका क्रिटिसिज्म भी आता है फिर क्या, कि इंडिविजुअल पे इतना फोकस कर दिया गया है ना, कि कम्युनिटी या सोसाइटी को आप छोटा दिखा दे रहे हो। इससे कई सारी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली की प्रॉब्लम खड़ी हुई है इंडिया में, चाइना में तो फैमिलीज ही नहीं बची। डिसीजन मेकिंग स्लो होती जाती, जब इतना सारा पार्टिसिपेशन आपने कर दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया, माइनॉरिटी को राइट्स दे दिए, मेजोरिटी को लिमिट कर दिया, अब इसके बाद पता है क्या होगा, ये सारे जब स्टेक होल्डर्स रूल बनाने आएंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो परसिस्ट करती है, क्यों, क्योंकि लिबरल प्रिंसिपल है। लिबरल प्रिंसिपल किस उस पर चलता है, प्रॉफिट पे। ठीक है, गुड इनफ है। सो प्रॉफिट पे जब चलेगा तो क्या होगा, तो भाई इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेंगी, किसी से लेके किसी को दिया जाएगा, ये वाली बात है। अब मार्क्सिस्ट व्यू का क्रिटिसिज्म करेगा, क्या बोलेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट बट इकोनॉमिक पावर रिमेन्स अनइक्वल। काय में, लिबरल डेमोक्रेसी में, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ गई, आप सबको राइट टू वोट मिल गया, हम सब एक एक वोट दे सकते हैं, लेकिन क्या हम सबके पास 100 100 रुपये है, मेरे पास एक ही रुपये है, किसी के पास 1 लाख रुपये है, बहुत ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। सो लिबरल डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म हमेशा इसी बेसिस पे होगा कि इनइक्वालिटी उतनी कम नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, अब एक बात देखो कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे गवर्नेंस कैसी है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, सिटीजन्स के पास लिमिटेड या फिर नो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। आपका क्यों चाहिए पॉलिटिकल राइट्स, हम कर रहे हैं ना सब आपका। ठीक है, और डिसीजंस आर टेकन बाय स्मॉल रूलिंग ग्रुप्स। ठीक है, वही किंग वाली बात, रिलीजन वाली बात, अब वो काम कर रहे हैं कौन, डिक्टेटर्स। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है, सिंगल पार्टी होती है, मिलिट्री रूल होता है, ये सारे लोग आपको पहले बात तो पॉलिटिकल राइट्स देते ही नहीं है,
और वो खुद अपने डिसीजंस ले लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की ये बात है ना, तो डिसीजन मेकिंग वो खुद कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे की फीचर्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। एक बात तो है, जब कम लोगों को डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएंगे, लेकिन यार पता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगा तो डिसीजन, अच्छा डिसीजन सही लेना ज़रूरी है कि जल्दी लेना ज़रूरी है? सही लेना ज़रूरी है ना। आप रुक जाओ, सही डिसीजन लो। तो सही डिसीजन लेके क्या करना है जब पार्टिसिपेशन ही लिमिटेड है? सो ये चीज़ है। एग्जाम्पल बिंग चाइना, सिंगापुर। पढ़ो इसको, पॉज करो और पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। जो मैंने समझाया उससे कुछ अलग तो है नहीं इसमें, ठीक है। लिमिटेशन इसकी एक है कि एफिशिएंसी तो दे देगा ये, लेकिन लेकिन सिटीजन्स की वॉइस कहाँ से आएंगी? उनका उनका उनको इंक्लूसिवनेस कहाँ से आएंगी? दिस इज द मेन फैक्टर हियर। सो हमको चाहिए गवर्नेंस विद डेमोक्रेसी। क्या हो? इलेक्टेड हो, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन हो, बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्री फेयर इलेक्शंस होते रहे, सब विधि के समक्ष समान हो, जुडिशरी एकदम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री मीडिया हो, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो, सब बढ़िया चले। तो इंडिया में ये सब है क्या? नहीं है बेटा, सब कुछ तो नहीं है ना। बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, एक एक स्टेप करके चलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी लाना एक स्लो प्रोसेस है, बट लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो भी कर रहे हैं वो भी तो बड़ी बात है ना। इलेक्शंस तो हो रहे हैं ना, हमारे पास आरटीआई तो है हमारे पास। हम सोशल मीडिया पे जितना कर पा रहे कर रहे हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए डेमोक्रेसी। मैं कहूँगा कि असेंशियल है, फाउंडेशन है डेमोक्रेसी गवर्नेंस की। क्योंकि गवर्नेंस किसके लिए करना है हमको? हमने पढ़ा था ना, पीपल के लिए। पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। इलेक्शन मतलब पीपल का पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है मतलब पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, तभी तो वो गवर्नेंस सही से हो पाएंगी ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी बहुत असेंशियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है ना, इट इंश्योर्स लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बिना डेमोक्रेसी के गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। इसी सोच के साथ हम निकले थे इस सेशन की शुरुआत में कि भाई क्यों चाहिए डेमोक्रेसी? इसलिए चाहिए डेमोक्रेसी क्योंकि लोगों के लिए हमको गवर्नेंस करना है, और लोगों के लिए गवर्नेंस करना है तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रूल बाय लोग, है ना, लोकतंत्र, रूल बाय पीपल होना चाहिए। सो ये चीज़ है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस में डेमोक्रेसी क्या रोल प्ले करती है, बट मैं आपको बता दिया हूँ कि ये फाउंडेशनल है। जहाँ जहाँ, अरे ठीक है यार, समझ जाओ, हाँ, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ गवर्नेंस अच्छी है, ठीक है। सो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी गवर्नेंस के लिए, और इतना ध्यान रखो। अब गुड गवर्नेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी, ये हम समझेंगे अगले सेशन में, ठीक है। कुछ विचार हो अपने तो प्रकट करें अपने विचार कमेंट्स में, और अगर ठीक लगे तो उसको आगे बढ़ाएं। सेशन लंबे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। कछुए की चाल से हम पढ़ रहे हैं, ज़रूरी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब कचरा गाड़ी आ गई है, अगर मैं ज़्यादा बकवास करूँगा तो मुझे उठा के ले जाएंगे। तो मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप स्टडी, ठीक है। स्टडी एंड कंटेम्पलेट, सोचो, विचार करो, पढ़ो। बाय।